नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फिटर की निमी पैटर्न की जो ये पीडीएफ है इसको सोल्व करते हुए हमने 160 क्वेश्चन सोल्व करवा चुके हैं यहाँ पे। अभी उससे आगे के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे 200 तक। तो जो मेरे साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। जो मेरे साथी यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर लें। और आप सभी ने शायद इस पीडीएफ को पहले से पढ़ रखा होगा। हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी भी यहाँ पे जांच कर सको और इनके अंदर से और क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं ये चीज़ें आप यहाँ पे पहचान सको। एक बात और है, जो भी साथी मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो साथ साथ में खुद के आंसर नोट करके रखेंगे कि आपके अभी मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे बताने से पहले आप अपना क्वेश्चन साथ में ही नोट कर लें। तो कमेंट सेक्शन में जाते समय ज़रूर बता के जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो पाएँ। ठीक है, तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए 161 का क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग बीट के अत्यधिक घिसाव और आवाज़ करने का कारण बनती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। टू फास्ट फीड रेट, बहुत तेज फीड दर हो तब, टू स्लो फीड रेट, मोर कटिंग स्पीड या टू स्लो स्पिंडल स्पीड। इनमें से कौन सा एक रीज़न है कि ज़्यादा जो बीट है वो घिसने लग जाएगी और आवाज़ करने लग जाएगी, आपको बताना है। आप अपना आंसर है वो नोट करके रखिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। अगर हम फीड रेट को बहुत धीमा रखेंगे, बहुत कम रखेंगे तो काफ़ी नॉइस है वो क्रिएट होगी और ड्रिल बीट है वो जल्दी घिसाव में आएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है 162 का। देखिए इंच ग्रेजुएशन साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो मैंने साथियों पहले बताया था कि जितने भी अपने सूक्ष्म मापी यंत्र हैं इस बार सीबीटी एग्ज़ाम होने की काफ़ी संभावना है। तो आपको इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप जितने भी आपके सूक्ष्म मापी यंत्र हैं उनको ज़रूर एक एक बार अपने हाथ से रीडिंग लेकर के देखें, इंच वाले भी यानी कि ब्रिटिश भी और मीट्रिक भी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीरो ने किसको पार किया है। तो 1 इंच पीछे रह गया, ये 2 इंच का साइन है यहाँ पे, तो यानी कि 1 इंच को वैसे ही पार कर लिया। तो 1 इंच माप हमारी हो गई, पॉइंट में आएगी। अब ये 1-1 इंच के भाग कर रखे हैं यहाँ पे 10। तो जीरो ने किस भाग को पार किया है, 4 को पार कर लिया और 4 के बाद जो हाफ होता है उसको पार कर लिया। यानी कि इसके बाद मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, 1.4, और उसके बाद जो हाफ है यानी कि 1.45 इसको पार कर लिया। और अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन मैच कर रही है यहाँ पे। तो 10 से पहले वाली यानी कि 9 की लाइन है वो मैच कर रही है। तो हमारा जो एग्जैक्ट माप है वो ये हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बी में दे रखा है 1.459 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं दोस्तों, इनके रिगार्डिंग इनसे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चीजल के लिए भी और सूक्ष्म मापी यंत्र भी, और जितने भी अपने ये पावर एक्सा मशीन है इनके लिए भी कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं फीटर से संबंधित, तो आप चैनल पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 163 का। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांच करने के लिए किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड। तो कॉम्बिनेशन सेट में ये तीनों ही हेड होते हैं। इनमें से ये काम कौन सा हेड करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो स्क्वायर हेड के साथ में हो जाएगा। स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण है वो जाँच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। ये आपको बताना है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। प्रोवाइड फ्लैटनेस, प्रिवेंट डिस्टोर्शन, प्रोवाइड स्क्वेयरनेस, सपोर्ट दी मशीन सरफेस। ये 4 में से आपको एक आंसर आपका बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विकृति को रोकने के लिए ही इसमें रिब्स है वो प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वी ब्लॉक से संबंधित है। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान कीजिए। तो देखिए आपके सामने दिया गया है वी ब्लॉक,
एक जैसे ही दो वी ब्लॉक की डायग्राम है, आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप और डबल लेवल सिंगल ग्रुप और डबल लेवल डबल ग्रुप। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लेवल और इसको बोलते हैं हम ग्रुप। तो यहाँ पे डबल लेवल दिया गया, एक नीचे की साइड में और एक ऊपर की साइड में, और ग्रुप है दोनों साइड का मिला करके एक ही होगा। अगर आपको यहाँ पे एक एक ग्रुप और मिल जाता तो ग्रुप भी डबल हो जाते, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डबल लेवल और सिंगल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है। हाउ मच कार्बन कंटेंट स्टील इज फोर्जेबल, कितना परसेंट कार्बन है वो फोर्जेबल है स्टील के अंदर, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 4, 1.2%, 1.7, 1.9 और 2.1%। ये आपको स्टील के बारे में, कार्बन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ के याद रख लेनी चाहिए अपने सिलेबस में से। यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.7% तक का जो कार्बन है वो फोर्ज किया जा सकता है स्टील में। देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है पहले भी ये क्वेश्चन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ड्राई एयर जेट, सोल्यूबल ऑयल, मिनरल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो ड्राई हो जाएगा। इसके अंदर खुद में ग्रेफाइट होता है, तो हमें किसी भी प्रकार के ऑयल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रेडियल ड्रिलिंग मशीन दिखा रखी है। क्वेश्चन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में देखिए इस भाग को इन्होंने चिन्हित कर रखा है। तो आपने नॉर्मल जो बाकी मशीनें देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि स्पिंडल हेड यहीं पे होता है, इसमें स्पिंडल हेड आपको आगे पीछे मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि कौन सी मशीन में स्पिंडल हेड है वो आगे पीछे मूव कर सकता है, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, बेस है, स्पिंडल है, रेडियल आर्म है, रेडियल आर्म है और स्पिंडल हेड है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्पिंडल हेड ही है, इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। नीचे स्पिंडल लगा हुआ है हमारा, ये नीचे टेबल लगी हुई है, बेड है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 169 का। ये देखिए कैलकुलेशन से संबंधित आया फिर से कि एचएसएस ड्रिल का व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति है वो 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने की धुरी यानी कि आरपीएम ज्ञात करने हैं। तो आरपीएम का जो फॉर्मूला है वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो वी है इसके इनटू में 1000 अपॉन में पाई इनटू में डी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये ऊपर तो हो जाएगा 30 इंटू में 1000 करूँगा तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 और इंटू में डायमीटर कितना है यहाँ पे 24, ठीक है। जब इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 398 समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 400 हो जाएगा। देखिए एक तो आप जब भी कैलकुलेशन करें, अब यहाँ पे मान लो आपकी कैलकुलेशन में 398 आ रहा है, आप देखोगे कि ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जो उसके सबसे नज़दीक वाला जो आंसर है वो यहाँ पे टिक करना है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करके आप ज़रूर देख लें, कटिंग स्पीड का भी और फीड का भी। आरपीएम कैसे निकाली जाती है और कटिंग स्पीड कैसे निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 170 का। यहाँ पे छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है कि प्लेटों को नज़दीक लाने के लिए रिवेट डालने के बाद किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रिफ्ट का, डोली का, रिवेट सेट का या कुकिंग टूल का। बाकियों के यूज़ आपको अलग अलग पता होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवेट सेट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 171 का। यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंट स्निप, बेंट स्निप का उपयोग क्या है ये आपको बताना है। तो बेंट स्निप क्या काटती है भाई, ग्रूव काटती है क्या, जिगजैग कट मारती है, स्ट्रेट कट मारती है या सर्कुलर कट मारती है। बेंट स्निप का मुंह है वो आगे से इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। तो मैं बता दूं आपको हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्कुलर शेप में जब हम कटिंग करते हैं उस समय बेंट स्निप का उपयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 172 का।
लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। क्या चिन्हित कर दिया इन्होंने, ये जो पोर्शन है आपका एक्स के रूप में चिन्हित कर रखा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें ये जो पोर्शन है इसका नाम, पहले तो आप अपना देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए, बेस प्लेट, लीवर आर्म, लोअर ब्लेड और अपर ब्लेड। ये 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर टिक करके रखें। मैं बताऊं आपको, ये जो नीचे वाली चीज़ है इसका नाम है लोअर ब्लेड, ये जो है इसका नाम है अपर ब्लेड यहाँ पे, और ये जो हो जाएगा लीवर आर्म यहाँ पे, ठीक है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लैंप लगा रखा है इन्होंने अपनी सीट वगैरह को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन देख लेते हैं, ये आपके सामने ऑपरेशन आ गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ग्रूविंग, नोचिंग, बेंडिंग और फोल्डिंग। आपको बताना, देखिए जो नोचिंग ऑपरेशन होता है वो किनारे को काटने की विधि है, बेंडिंग है वो सीट को मोड़ने की विधि है, फोल्डिंग है वो सीट को फोल्ड करने की विधि है। तो बच गया क्या यहाँ पे आपके सामने, ग्रूविंग है जो सीम को क्लोज करने की विधि है। ये चारों विधि अलग अलग है, मैं आपको बता दी सारी की सारी, आपको ध्यान में रखनी है ये। अगला जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रूविंग। अगला क्वेश्चन है 174 का, यहाँ पे जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो सभी ने इसको अच्छे से पढ़ ही रखा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैक आयरन, टिंड आयरन, स्टेनलेस आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो देखिए जिंक, गैल्वेनाइज्ड शब्द आपको जहाँ भी सुनाई दे मतलब जिंक से संबंधित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन है वही जिंक से कोटेड किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपके सामने कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई और 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। जो भी मेरे साथी यहाँ पे ITI में पढ़ा रहे हैं उन सब ने वज़न निकाल करके खूब देखा होगा। जो फ्लैट्स हम लेकर के आते हैं बच्चों से, जो जॉब वगैरह बनवाते हैं उनका, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा इसका। तो इस पहले तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो सेंटीमीटर का ही घनत्व दे रखा है सेंटीमीटर में। तो 2000 को सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में 500 को 50 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 4000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको अब सिंपली अपने को मल्टीप्लाई करना है 7.85 से। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ग्राम में अपने पास 31,400 के आसपास आ जाएगा। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली इतना करना है, इन सबको सेंटीमीटर में करके आपस में गुणा करनी है, और फिर जितना घनत्व दे रखा है, देखिए घनत्व प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का है। तो अपन यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो क्यूबॉइड है सपोज करिए इसका ये जो साइज़ है ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इसका वज़न अपने को यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो अपन ने टोटल इसका कैलकुलेशन करके वॉल्यूम निकाल लिया और उसको 7.85 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इसका टोटल वेट है वो निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। भाई अगर वीडियो सही लग रहा हो तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो आपके सामने दे रखा है कॉपर, ब्लैक आयरन, और देख लेते हैं क्या दे रखा है ऊपर, एल्यूमिनियम और जस्ता लोहा। वैसे तो जो जस्ता लोहा है और कॉपर है और एल्यूमिनियम है तीनों ही एंटी कोरोजन है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी बतानी है अपने को। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम है वो सबसे ज़्यादा जंगरोधी धातु है। अगला क्वेश्चन हमारा, नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज़ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2a, √2a, √3a और 3a। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ में हो जाएगा, √3a इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है, ये आपको बताना है।
तो शीट मेटल वर्क आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टेक काम में लिए जाते हैं, उसमें हैचर स्टेक है, हाफ मूव स्टेक है, ग्रूड स्टेक है, बहुत सारे स्टेक हैं। तो इसमें बताना कि स्टेक का काम क्या है, रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस, शार्पनिंग, फोल्डिंग शेप्स। तो इजीली बता पाएंगे स्टेक क्या काम करते हैं, हमारे सबको सपोर्ट करते हैं शीट मेटल का कार्य करते समय। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 179 का, सोल्डर की सामग्री क्या है। सोल्डर मतलब किससे मिलकर बनता है, क्या मटेरियल उसका, ये बताना है। तो ए ऑप्शन है वेल्डिंग रोड, बी ऑप्शन है सिंथेटिक एलिमेंट, सी ऑप्शन है प्योर मेटल और एलॉय, और डी ऑप्शन है नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो सोल्डर आपको एक आध भी याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। जैसे कि अपना जो सॉफ्ट सोल्डर है वो टिन और लेड से बनता है, तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे प्योर मेटल और एलॉय से मिलके बन जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक जाए यार। अगला क्वेश्चन है 180 का अपने पास, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग हम करते हैं, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन और पेस्ट। देखिए फ्लक्स है, ये क्या काम आता है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए काम में लेते हैं फ्लक्स को, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। और ये जितने प्रकार के भी फ्लक्स हैं इनका क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ, जैसे रेजिन वगैरह है, बोरेक्स भी होता है, इन सब के यूजेज हैं वो आपको याद करके रखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। जो अपन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनके ऊपर जब सोल्डरिंग वगैरह का कार्य करते हैं उस समय हम रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। जब ब्रेजिंग से संबंधित कार्य करते हैं, ब्रेजिंग वगैरह करते हैं, तो हम बोरेक्स सुहागा जिसको बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने चाहिए इनको, या नोट कर लेना भाई आप। अगला ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये पहले काफ़ी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको नोट करके ज़रूर रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है रिलीजिंग ऑफ सीम, सीम को रिलीज करना, सीम को कंप्रेस करना, सीम को क्लोज करना और लॉक करना, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस। ये मैंने ऊपर ही आपको बताया था, ग्रूविंग का एक हमारे पास डायग्राम भी आया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है वो आप देखें। जो करेक्ट आंसर है वह यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ, सीम को क्लोज करने या लॉक करने के काम में आता है ग्रूविंग ऑपरेशन। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो रिविट किससे बनाई जाती है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ज़्यादा हार्ड ऑप्शन इसमें दिए नहीं गए हैं। पहला ऑप्शन है रबड़, दूसरा ऑप्शन है सिंथेटिक, तीसरा ऑप्शन है हार्डन्ड स्टील और चौथा ऑप्शन है माइल्ड स्टील। देखिए साथियों, एक तो आपको कभी भी सिर्फ रट्टा मार करके इसको याद नहीं करना है, इस पूरी पीडीएफ को। कई साथियों ने मेरे ख्याल से रट्टा मार के याद कर रखी होगी, एक निचोड़ मेरे से भी ज़्यादा याद होंगे उनके क्वेश्चन यहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे कैसे देखने को मिले, ये यहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं आपसे, सेम चीज़ें दूसरी पूछी जा सकती हैं, दूसरा ऑप्शन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कभी अपर वाला पूछ रहे हैं तो आपके जो पेपर में आएगा उसमें लोअर वाला पूछ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ के याद करनी है, सिर्फ इनके आंसर रट्टा मार के याद नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे ये सोल्व कराने का यही है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तैयार रहना है, ठीक है। तो देखिए इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हार्डन्ड स्टील और माइल्ड स्टील। अगर हम हार्डन्ड स्टील से रिविट बना देंगे तो बताइए कि जब हम रिविट सेट से या बॉल पिन हैमर वगैरह से जब उसका दूसरा हेड वो तैयार करते हैं तो क्या वो हो पाएगा, हार्डन्ड स्टील में नहीं हो पाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, माइल्ड स्टील सॉफ्ट धातु है, इसी की रिविट हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इस रिविट के अंदर आपको एक्स से चिन्हित ये जो जगह है ये इसका नाम बताना है कि क्या नाम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, टेल है, बॉडी है, हेड है और व्यास है। तो चारों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये है, ये इसका हेड है, ये इतनी दूरी में इसकी बॉडी है, और ये जो नीचे दिया गया है ये इसका टेल है, और ये इतनी दूरी है ये इसका डायमीटर है, डी है, ठीक है। ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन क्या है। यानी कि
शोल्डर को पिघला करके जब धातु के क्षेत्र को कवर कर देते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह पूछा हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पिकलिंग, स्वेजिंग, सीमिंग और टीनिंग, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, टीनिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 185 का, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिर से, पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर सैंक रिवेट और कॉनिकल हेड रिवेट। 4 ऑप्शन आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए भाई, भारी कार्यों के लिए हम पेन हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, साधारण कार्यों के लिए हम स्नैप हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है, और हल्के कार्यों के लिए कॉनिकल हेड रिवेट का इस्तेमाल हम करते हैं। वैसे तो बहुत सारी रिवेट हैं, फ्लैट हेड है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो दी गई हैं उनके कार्य की बात हमने मुख्य कर ली। अब तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 186 का, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम बताइए। कि जो स्नैप हेड रिवेट है उसकी सपोर्ट कौन सा टूल करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बताइए आप अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मतलब तक पानी पी लेता हूँ भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, डोली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट और रिवेट स्नैप। आई होप कि आपने सबने आंसर कर लिया होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डोली के द्वारा स्नैप हेड रिवेट को हम सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। आपको एक रिवेट का डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कि इसमें क्या दोष है। आपको क्या दिख रहा है भाई, क्या इसमें कटा फटा टूटा फूटा है, क्या दोष आया हुआ है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ऐसे ही डायग्राम आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिए, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन से भी काफ़ी अंदाज़ा लगता है। प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, क्या प्लेटों का कोई जुड़ाव अनुचित है यहाँ पे? नहीं है, मुझे ठीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, बर्स बिटवीन प्लेट, क्या प्लेटों के बीच में भर आया हुआ है? ये भी प्लेन है, एकदम कुछ नहीं है। अगला ऑप्शन है, रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। ये सैंक हो गया, ये सिरा, ये देखिए ये तो सेंटर में है एकदम, लेकिन ये इधर से दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, यानी कि जो हेड है वो इधर खिसका हुआ है। तो ऑप्शन सी है हमारा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोष इसके अंदर आया हुआ है, जो हेड है वो इस तरफ थोड़ा खिसका हुआ है। ये चीज़ें आपको समझ के आंसर करने हैं भाई, रट के आंसर नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन है 188 का, शीट मेटल में किस उपकरण का उद्देश्य एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। देखिए ऑप्शन है, स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, रिंग कंपास या ऑर्डिनरी कंपास। चारों में से बताना कि शीट मेटल पे बड़े सर्किल या व्यास किससे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रेमल के द्वारा हम बड़े बड़े व्यास हैं वो बना सकते हैं। एक बीम के ऊपर 2-2 स्क्राइबर दिए रहते हैं इसमें ट्रेमल में। अगला क्वेश्चन है, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों रह जाता है भाई, ये कारण बताना आपको। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियरेंस जब ना दिया जाए, हार्डेंड मेटल हो, या इंक्रीज इन बल में वृद्धि कर दी जाए, या एक्सेसिव क्लियरेंस, ज़्यादा क्लियरेंस दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो क्लियरेंस क्या है, जब दोनों ऊपर और नीचे वाली ब्लेड एक दूसरे के ऊपर जा कर के टकराती हैं, जब शीट को काटती हैं तो उन दोनों के बीच में हल्की सी जगह देते हैं, उसको क्लियरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर वो जगह हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कटने के बाद शीट के जो किनारा है वहाँ पे बर थोड़ा सा रह जाएगा। अगर वो जगह हम बिल्कुल नहीं देंगे तो हमारी सीट को काटेगा ही नहीं, इसलिए हल्का सा क्लियरेंस अपने को देना पड़ता है, ठीक है, काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भाग एक्स का नाम क्या है? फिर से एक एक्स भाग को चिन्हित कर रखा है, वो पहले में मैंने आपको इसके सारे नाम बता दिए थे, तो वही उनमें से एक पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या देखते हैं। बॉडी है, क्लैंप है, ऊपरी ब्लेड और निचली ब्लेड। तो इजीली आप बता पाएंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्लैंप है। देखिए इस क्लैंप ने यहाँ पे इस सीट को है वो पकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 191 का, सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? ये ग्रोवर भाई कई बार आ लिया भाई, काफ़ी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। वही फिर से ऑप्शन है, रिलीजिंग ऑफ सीम, कंप्रेस द सीम, क्लोजिंग ऑफ सीम, स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन। वही क्लोजिंग ऑफ सीम इज द करेक्ट आंसर।
सीम को क्लोज करने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है, हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिविट का उपयोग किया जाता है? ये लिखा होगा, का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है पेन एंड रिविट, बी ऑप्शन है स्नैप हेड रिविट, सी ऑप्शन है काउंटर सैंक रिविट और डी ऑप्शन है कॉनिकल हेड रिविट। तो भाई हल्के कार्य के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था और साधारण कार्य के लिए बता दिया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉनिकल हेड रिविट है, वो हल्के कार्यों के लिए यूज में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। दूसरे छोर को बनाने के लिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, डोली, ड्रिफ्ट, रिविट सेट और रिविट स्नैप। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। गर्मी बहुत हो रही है। करेक्ट आंसर आपको नोट करके रखना होगा, आपका खुद का क्या है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए ये जाने से पहले आपको बता के जाना है कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा, रिवेट स्नैप के द्वारा अपन जो दूसरे साइड का हेड है वो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन सीट मेटल से है, सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? तो नोच मैंने आपको बताया था कि किनारों को काटने की विधि है, तो ये किनारों को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी नोच का काम है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से किनारा बना हुआ है साफ साफ, अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, तो अपने आप इसको बता सकते हो। ऑप्शन ए है वी नोच, स्लैंट नोच, स्क्वायर नोच या स्ट्रेट नोच। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्वायर नोच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 195 का, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? तो आपको सारे पर मैलेट हैं उनके छोटे छोटे उपयोग हैं वो दे रखे हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बोसिंग मैलेट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस रिवेटिंग में दोष क्या है? तो यहाँ पे फिर से डायग्राम में क्या गड़बड़ है वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है बर्स बिटवीन प्लेटों के बीच में क्या भराया हुआ है। दूसरा है रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, सेंटर में ही है भाई इस बार तो। तीसरा ऑप्शन है टू मच अलाउंस गिविन, जो अलाउंस है वो ज़्यादा दिया गया है। और अगला है प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो देखिए भाई ऊपर का होल है वो इधर ज़्यादा गया हुआ है और नीचे का है वो इधर आया हुआ है, तो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो गया। यहाँ पे होल को आपस में मैच नहीं कर रखा है रिवीटिंग करने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 197 का, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? एक पक्ष के साथ एक सर्किल के चाप, सर्किल का चाप बनाने के लिए तो आपके सामने स्टेक दे रखे हैं। एक तो फनल स्टेक है, ये तो कीप वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। हैचर स्टेक है, ये सीधी होती है। हाफ मून स्टेक है और बीक आयरन है। तो यहाँ पे देखिए हाफ मून स्टेक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह की होती है कुछ दिखने में, ठीक है, इसके ऊपर सपोर्ट करके अपन काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 198 का, सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? कहाँ भाई सहायक टूल, फिर से एक स्टेक दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। हैचेट स्टेक है, फनल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है और राउंड बॉटम। हाफ मून तो मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया, तो ये तो है नहीं, बच गए फनल स्टेक, हैचेट स्टेक और राउंड बॉटम स्टेक। इसमें से आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टेक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 199 का, सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? तो आपको बताना है कौन सा जॉइंट है। ए ऑप्शन है ग्रूव जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है पेन डाउन जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है नॉक्ड अप जॉइंट, चौथा ऑप्शन है डबल ग्रूव जॉइंट। देखिए यहाँ पे सिंगल ग्रूव होता तो डायरेक्ट इसको इसमें मोड़ करके डाल देते, अलग से एक और ग्रूव लगा करके यहाँ पे जॉइंट बनाया गया है, तो जी डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल ग्रूव। अगला क्वेश्चन है स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? ये आपको बताना है कि अधिकतम किस मोटाई की सीट को हम स्निप के द्वारा हाथ से काट सकते हैं, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए ऑप्शन है 1.2 mm, 2 mm, 2.5 mm और 3 mm। आप अपना आंसर टिक करिए और बताइए
कि यहाँ पे सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। 2 बज गए यार। और अभी जाने से पहले, या लास्ट क्वेश्चन है अपना, तो जाने से पहले आपको बता करके जाना है कि आपके क्वेश्चन कितने यहाँ पे सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं भाई, ईमानदारी के साथ। मेरे जो बताने के साथ ही मेरे ख्याल से उनके क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो बता नहीं रहे हैं, इसलिए जाने से पहले बता करके जाएं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1.2 mm थिकनेस की सीटें ही सिर्फ हम स्निप के द्वारा काट सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वाई चैनल को लाइक करके जाएं, और ये वीडियो जो साथी ITI में पढ़ा रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स वगैरह के साथ में ज़रूर शेयर कर दें। यार शेयर क्यों नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो साथी देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरों को शेयर कराओगे तो वो तैयारी में आगे चले जाएंगे। तो कम से कम आप आपके जो स्टूडेंट हैं वो तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे, तो उनको तो आप शेयर कर ही सकते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो भाई जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।